No go! No go! No go! सूर्यकुमार यादव! सूर्यकुमार यादव ने पकड़ा अपने करियर का सबसे इम्पोर्टेंट कैच। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव ने वहाँ पे वन ऑफ द आइकॉनिक कैचेस इन द इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री पकड़ा और इंडिया जब इस मैच को जीता तो जश्न कुछ और था। रोहित शर्मा का रिएक्शन, सबका रिएक्शन, लोग रो रहे थे, प्लेयर्स रो रहे थे, फैंस रो रहे थे, अलग सा जश्न था और इंडिया 17 साल के बाद T20I कप अपने नाम कर पाया। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट से अलविदा कहने का डिसीजन लिया और जड्डू ने भी उन्हें फॉलो किया। तो 10 नवंबर 2022 में जब हम इंग्लैंड से भिड़ने की तैयारी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद इंडियन क्रिकेट में एक अलग ही तरह का इतिहास लिखा जाएगा, पर इंग्लैंड ने एडिलेड की उस फ्लैट पिच पे हमें बुरी तरह रौंदा, 10 विकेट से मात दी, जिसके बाद इंडियन क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा हलचल होनी शुरू हुई। रोहित शर्मा ने वापस जाके सोचा कि उन्हें अपनी गेम का टेम्पलेट पूरा चेंज करना होगा। उसी लय में वो 2023 का वर्ल्ड कप भी खेले। इंडिया वहाँ फाइनल में हार गई, पर हाँ, इंडिया ने एक नया टेम्पलेट दिखाया और 2024 में जब उन पर ट्रस्ट किया गया कि वो फिर से इंडिया को लीड करें तो काफ़ी सारे सवालिया निशान थे उनकी लीडरशिप को लेके और किस ब्रांड का क्रिकेट इंडिया खेलना चाहता है उसे लेके। इंडिया ने हर मैच में 8 तक बल्लेबाजी, 3 प्रॉपर बॉलर्स और 3 ऑलराउंडर्स के साथ खेलने का डिसीजन लिया और कहीं ना कहीं वो काफ़ी क्रिटिसाइज भी हुआ कि क्या इंडिया एक बॉलर शॉर्ट है, क्या कुछ प्लेयर जिन्हें मौका मिलना चाहिए था नहीं मिला है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, पर जब 5 जून 2024 को हम आयरलैंड के अगेंस्ट उतरे तो नज़ारा कुछ और था। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी स्टेडियम में जब इंडिया पहले गेंदबाजी करने आया तो आयरलैंड इंडिया की पेस बैटरी के अगेंस्ट खड़ ही नहीं पाया। अर्शदीप ने अपफ्रंट 2 विकेट्स लिए, फिर हार्दिक पांड्या ने विकेट्स लिए, सिराज को भी विकेट मिला और उसके बाद बुमराह भी अपना लय पकड़ते हुए दिखे। 50 रन किसी तरह से रो पीट के आयरलैंड ने बनाए, पर उस चक्कर में उनकी 8 विकेट्स ऑलरेडी जा चुकी थी। उसके बाद किसी तरह ने टेल ने खींचा और 96 तक टोटल तक वो लेके गए और इस इंडियन बैटिंग लाइनअप के आगे बहुत बड़ा टोटल नहीं था। विराट ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, 1 रन के स्कोर पे वो थर्ड मैन रीजन में कैच आउट हुए और उसके बाद ऋषभ पंत और कप्तान रोहित शर्मा ने इस तरह से खेला जैसे कि शायद वो आयरलैंड से कुछ निजी दुश्मनी निकालना चाहते हैं। बहुत आराम से वो विक्ट्री की तरफ जा रहे थे, तभी एक गेंद शॉर्ट पिच बॉल रोहित शर्मा की एल्बो पे आके लगी, जिसके चलते उन्होंने रिटायर होने का डिसीजन लिया। थोड़े से उस टाइम पे डर के बादल इंडियन कैंप के ऊपर मंडरा रहे थे क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि कहीं भी कुछ ज्यादा सीरियस इंजरी ना हो। स्काई आए, ज्यादा नहीं कर पाए, 2 रन बना के आउट हुए, पर जब 91 के स्कोर पे एक रिवर्स स्कूप का छक्का पंत ने मारा तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि उनके इस टूर्नामेंट में तेवर क्या होने वाले हैं। उसके बाद इस टूर्नामेंट का एक बहुत मेजर अपसेट आया। 6 जून को यूएसए ने पाकिस्तान को हराया और जब पाकिस्तान भारत से भिड़ने आई 9 को तो एक बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर सिनारियो में वो भिड़ने आई थी क्योंकि कहीं ना कहीं टूर्नामेंट से बाहर जाने के उनके काफ़ी ज़्यादा आसार दिख रहे थे उस टाइम पे। तब इंडिया को उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया। पहली ओवर में वहां पे रोहित शर्मा ने फ्लिक का छक्का मार के शाहीन शाह अफरीदी के सामने अपने मंशा को जाहिर कर दिया। इन दोनों के बीच में कुछ समय से एक राइवलरी चल रही थी, पर हाँ, रोहित शर्मा ने दिखाया कि उनके तेवर उस दिन कुछ और है। बारिश हुई, 1 ओवर के बाद 8 रन पे दोबारा प्ले रिज्यूम हुआ। नसीम शाह की एक बॉल पे शानदार कवर ड्राइव आया विराट कोहली के बल्ले से। उस टाइम पे ऐसा लगा कि विराट कोहली आज अलग सी फॉर्म में है। उसके बाद एक वाइड बॉल के साथ छेड़खानी और कवर पॉइंट रीजन में कैच आउट। पूरे स्टेडियम में इंडियन फैंस जहां चुप, वहीं पाकिस्तानी फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रोहित शर्मा भी उसी फ्लिक शॉट को रिपीट करने गए, पर वहां पे थोड़ा सा लाइन और लेंथ में चेंज किया शाहीन ने, बॉल भी थोड़ी ग्रिप होने लग गई थी बारिश के कारण और उसके बाद वो आउटफील्ड में कैच हुए। 19 पे 2 ऐसा लगा कि इंडियन टीम बिखर सकती है। फिर एक तुरुक का इक्का इंडिया ने चला, वहां पे अक्षर को भेजा नंबर 4 पे। उन्होंने पंत के साथ मिलकर किसी तरह से स्कोर को 50 के ऊपर पहुंचाया। इस मैच में जो डिफरेंस था, पिच बहुत खतरनाक थी, पर इंडिया ने कुछ इनोवेटिव शॉट्स खेले, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लैप शॉट्स, कट शॉट्स खेले जो कि मॉडर्न क्रिकेट से अलाइंड था और वो ही एंड में इस मैच में डिफरेंस भी बना। 50 के स्कोर के बाद जब अक्षर पटेल बोल्ड हुए, बाहर गए, तो ऐसे लगा कि यहाँ इंडिया मोमेंटम लूज कर सकता है, पर ऋषभ पंत के इरादे कुछ और थे। उन्होंने हारिस राव के एक ही ओवर में 3 कंसेक्यूटिव फोर्स मार के इंडिया का
एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया। 11 ओवर 89 रन्स 3 विकेट्स। ऐसा लग रहा था कि 160 रन ज्यादा दूर नहीं है और एक बहुत तगड़ा टोटल इंडिया बोर्ड पे रख सकता है। वहीं पे मनसा पूरा बदल के रह गया। अगले ही ओवर में स्काई ओवर द टॉप ड्राइव करने गए तो वो मिड ऑफ रीजन में कैच आउट हो गई। हमने देखा था कि स्काई कई बार जब वी में खेलने की जल्दी कोशिश करते हैं तो ऐसा एक डिसमिसल उनका एक पैटर्न दिखाता है, पर उसके बाद बिल्कुल इंडियन खेमे में कुछ और ही होना शुरू हो गया। दुबे भी जल्दी चलते बने और जब ऋषभ पंत आउट हुए तो लगा कि चीजें बदल सकती हैं और फिर पहली ही गेंद पे जड्डू भी शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के हाथों में एक टीम सा शॉट खेलते हुए आउट हो गए। 96 फॉर 7, 89 फॉर 3 से ऐसे लग रहा था कि अब ये इनिंग्स बुरी तरह डीरेल हो चुकी है। वहां पे हार्दिक पांड्या और अर्शदीप ने मिलकर थोड़ा सा रन जोड़ने की कोशिश की, पर जब 112 रन तक पहुंचे तब कंसेक्यूटिव बॉल्स पे हार्दिक पांड्या और फिर जसप्रीत बुमराह कैच आउट होके पवेलियन जाते बने। किसी तरह से इंडिया ने टोटल 119 तक पहुंचाया और फिर एक कॉमिकल रनआउट के चलते हम अपने पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। पाकिस्तान के सामने 120 गेंदों में 120 का टारगेट, पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर, इंटरनेट पे ट्रोल वीडियोस बहुत कुछ आ रहा था। पाकिस्तान जब बैटिंग करने आया तो पहले 2 ओवरों में उनको एक अच्छा स्टेबल स्टार्ट मिला, तीसरा ओवर बुमराह को मिला और आते ही उन्होंने दिखाया कि क्यों वो दुनिया के सबसे बेहतरीन पेसर हैं। उन्होंने रिजवान को एक फ्लिक शॉट मारने में मजबूर किया और डीप फाइनल रीजन में दुबे के पास एक आसान सा कैच आया, पर दुबे ने वो कैच छोड़ दिया। 5वें ओवर में शॉर्ट बॉल पे जब बाबर आजम ने पुल का चौका मारा तो लगा कि ये मैच पाकिस्तान अब आगे आराम से ले जाएगा। वहीं पे बुमराह का कुछ और ही इरादा था, क्योंकि पहले से काफी सारे ऐसे वीडियोस आ रहे थे जहां पे रमीज राजा और बाबर आपस में बात करते दिख रहे थे कि बुमराह कैसे खेलेंगे, यहाँ रन मारेंगे वहां रन मारेंगे, पर बुमराह के प्लान अलग थे। उन्होंने थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ बॉल की आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल पड़ के थोड़ा सा बाहर निकली, स्क्वायर किया बाबर को और स्लिप में एक शानदार स्काई का कैच। उसके बाद उस्मान जुड़े रिजवान के साथ, गेम थोड़ा धीमा होना शुरू हुआ। 10 ओवर के बाद ऑलमोस्ट 60 रन जहां चाहिए थे वहां उस्मान भी LBW अक्षर की गेंद पे और थोड़ा सा मैच फंसना शुरू हुआ। उसके बाद एक और विकेट गिरा और लास्ट के 6 ओवरों में 40 रन, 7 विकेट हाथ में, 80 पे 3। ऐसे लगा कि यहां से क्रूज कंट्रोल मोड में रिवांस मैच को लेके जा सकते हैं और रिजवान आसानी से ये मैच खत्म कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। बुमराह, आखिर बुमराह है, उन्होंने रिजवान को बोल्ड किया और एक मैजिकल स्पेल 14 रन देके 3 विकेट्स का किया, जहां पे मैच उन्होंने अपने हाथ में कर दिया। हार्दिक पांड्या ने भी उन्हें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, थोड़ा सा वहां पे अर्शदीप से भी अच्छा सपोर्ट आया और ऐसे में इंडिया ने 113 रन पे ही पाकिस्तान को समेट कर रख दिया। और जिस तरह से पाकिस्तान ने चेस किया, उनका इस टूर्नामेंट से बाहर जाना लगभग तय सा हो गया। उसके बाद यूएसए के साथ हमारा तीसरा मैच था। वहां पे यूएसए ने किसी तरह से खींचतान के 110 पे 8 पहुंचाया। अर्शदीप अलग ही लय में लगे, उन्होंने मैच के पहली ओवर में 2 विकेट्स आउट किए, जहांगीर को पहली गेंद पे LBW किया और उसके बाद गाउस को भी आउट किया। 9 रन देके उन्होंने 4 विकेट्स लिए। बुमराह उतने अच्छी लय में नहीं लगे, पर ऐसा लग रहा था कि टोटल इंडिया के लिए शायद बहुत बड़ा नहीं होगा। पर सौरव नेत्रावलकर, जो कि इंडिया के लिए भी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, उनका कुछ और ही इरादा था। उन्होंने पहले तो विराट कोहली को डक पे पहली ही गेंद पे कॉट बिहाइंड कराया आउटसाइड ऑफ स्टंप, जो कि विराट की हमेशा से कमजोरी रही है, और उसके बाद उन्होंने कप्तान को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। बॉल पड़ने के बाद रोहित शर्मा सोच रहे थे कि लेफ्ट आर्मर का एंगल के साथ बॉल अंदर आएगा, बॉल पड़ के थोड़ी सी बाहर निकली, स्क्वायर अप हुए और आसान सा कैच, और उसके बाद लगा कि इंडिया फंस सकता है। ऋषभ पंत भी जब आउट हुए तो 39 पर 3 पे लगा कि यहां शायद जो पाकिस्तान के साथ 6 को हुआ वैसा क्या इंडिया के साथ भी हो सकता है। दुबे और स्काई काफी फंसे हुए दिखे। एक टाइम पे जब इंडिया को 53 रन चाहिए थे 45 बॉल्स में, स्काई ने एक मिसक्यूड शॉट खेला और थर्ड मैन रीजन के आसपास सौरव के पास ही जो उस मैच के हीरो रह चुके थे कैच आया, वो कैच नहीं पकड़ पाए और उसके बाद इंडिया ने ले पकड़ लिया और आसानी से इस मैच को जीत लिया। अगर वो कैच हो जाता, क्या इस मैच का रुख बदल सकता था? क्या हम पाकिस्तान वाले मैच के जैसा सही कोलैप्स देखते? किसी तरह से इंडिया ने इस मैच को अपने नाम किया और कनाडा के साथ जब मैच वॉश आउट हुआ तो 7 पॉइंट्स के साथ हमने ग्रुप को टॉप करके सुपर 8 में अपनी एंट्री की। सुपर 8 में कहानी अलग थी, वहां पे बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया हमारी फिरात में था। सबसे पहला मैच जब अफगानिस्तान के साथ हुआ तो रोहित शर्मा फिर कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, 8 रन बना के फजल फारूकी की गेंद पे चलते बने। वहां पे ऋषभ पंत और विराट कोहली ने मिलके थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड की और जब लग रहा था कि ये पार्टनरशिप मैच को बहुत दूर ले जाएगी अफगानिस्तान से, तब एंट्री हुई अफगानिस्तान के चैंपियन स्पिनर राशिद खान की। उन्होंने पहले रिवर्स स्वीप खेलते हुए ऋषभ पंत को प्लम LBW किया, तो
उसके बाद लॉन्ग ऑफ पे विराट कोहली का भी कैच करवाया। ये दोनों क्विक विकेट्स के बाद लगा कि इंडिया फंस सकती है, पर वहां पे स्काई का कुछ और ही प्लान था। एक शानदार 28 बॉल में अर्धशतक उनका आया, उनको दुबे ने भी सपोर्ट किया और थोड़ा सा एंड ओवर्स में भी उन्हें सपोर्ट मिला और इंडिया खींच तान के स्कोर को 181 तक ले गया। 182 का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, पर पिच थोड़ी सी अजीब है, स्टेडियम थोड़ा सा अलग है। किंगस्टन ओवल के इस ग्राउंड में बॉल थोड़ी सी फंसती है और बुमराह बनाम गुरबाज जो एक कॉन्टेस्ट था उसके बारे में बहुत चर्चा थी, पर बुमराह के इरादे कुछ और थे। उन्होंने गुरबाज से चलता चलता किया और पावर प्ले में ही अफगानिस्तान की 3 विकेट्स आउट हुई, उनकी पूरी कमर टूट के रह गई। उसके बाद कुलदीप यादव भी पिक्चर में आए और एंड आते आते तक आसानी से इंडिया इस मैच को जीत गया। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि अफगानिस्तान चेज में कभी भी मैच में था। जैसे जैसे रिवर्स स्विंग आई, थोड़ी थोड़ी स्पिन होनी शुरू हुई, अफगानिस्तान मैच से और दूर होता चला गया। अगला मैच सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में था। वहां पे बांग्लादेश हमारी इंतजार कर रहा था और इंडिया ने पहले बैटिंग करी। इस बार रोहित शर्मा के इरादे कुछ अलग थे। 3.3 ओवरों में इंडिया ने 39 रन स्कोर किए, पर वहां पे एग्रेसिव बैटिंग के चलते साकिब की एक बॉल को स्टेडियम के बाहर मारने के चक्कर में रोहित शर्मा आउट हो गए। उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप बननी शुरू हुई, पर ज्यादा कुछ मोमेंटम इस इनिंग्स में गेन नहीं हो पाया और विराट और स्काई भी सेम ओवर में तंजिम के चलते बने और वहां लगा कि मैच थोड़ा सा फंस सकता है। ऋषभ पंत ने दुबे के साथ मिलकर थोड़ा सा रिकवरी किया, पर जो मैच का डिफाइनिंग नॉक था वो हार्दिक पांड्या के बल्ले से आया, जब उन्होंने 27 बॉलों में 50 रन मार के इस टोटल को ऑलमोस्ट 200 के पास पहुंचा दिया। 196 के जब टोटल को इंडिया ने एंड किया तो दिख रहा था कि मैच अब किसी न किसी तरह से शायद बांग्लादेश के बियॉन्ड हो चुका है। स्टार्ट अच्छी थी, पहली 26 गेंदों में 35 की ओपनिंग पार्टनरशिप आई, पर जब लितन दास आउट हुए उसके बाद ऐसा लगा कि बांग्लादेश सिर्फ एक कैचअप जॉब करता जा रहा है। कुलदीप यादव का भी मैजिक दिखा और बुमराह और अर्शदीप ने भी अपने पूरे जौहर वहां पे दिखाए। एक आसान सी विक्ट्री, लगभग 50 रन से इंडिया इस मैच को जीता और ऐसा लग रहा था कि सेमीफाइनल में एक कदम ऑलरेडी इंडिया ने रख दिया है। आगे इंतजार कर रहा था डैरन सैमी स्टेडियम में हमारे सबसे बड़े नेमेसिस, जिन्हें अगर हम ना हराएं तो वर्ल्ड कप ट्रॉफी हमारे नाम हो ही नहीं सकती, और वो है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, 2023 का फाइनल सबको याद था, उसकी दर्दनाक यादें अभी भी सबकी मेमोरी में थी और कहीं ना कहीं इस मैच को उसी मैच का रिवेंज मैच की तरह देखा जा रहा था। जब भी 2023 फाइनल की बात होती है तो कहीं ना कहीं वहां पे रोहित शर्मा की शक्ल बार बार दिखाई जाती है और यहां भी ऐसा लगा कि रोहित शर्मा ने थोड़ा इसे पर्सनली ले लिया। उन्होंने जिस तरह से पिटाई की, विराट ज्यादा नहीं कुछ कर पाए। हेजलवुड की बैक ऑफ द लेंथ बॉल को मारने के चक्कर में वो डक पे आउट हुए, जहां पर टिम डेविड ने एक बहुत ही शानदार कैच पकड़ा, पर इंडिया के पहले 52 रन्स में रोहित के 50 रन थे। उन्होंने मिचेल स्टार्क के एक ओवर में 29 रन मार के उनके धागे खोल के रख दिए। इतनी शानदार स्टार्ट के बाद जब फाइनली ऋषभ पंत आउट हुए, 93 रन थे इंडिया की लगभग 8 ओवर के आसपास, तब तक मोमेंटम इनिंग्स को मिल चुका था। स्काई आए और वो भी अलग लय में लगे। जब उन्होंने एक्स्ट्रा कवर रीजन के ऊपर से कमिंस को छक्का मारा तो दिख गया कि स्काई भी अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं। 92 पे थे 41 गेंदों में जब कप्तान साहब आउट हुए। एक बहुत ही प्यारा यॉर्कर मिचेल स्टार्क का और वो चलते बने। मिचेल स्टार्क ने स्काई को भी वापस भेजा, पर फिर भी मोमेंटम इंडिया को मिल गया था, जिसके चलते इंडिया ने 200 से ऊपर का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया। और भी बड़ा हो सकता था, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की, वो हमेशा करते ही आए हैं, पर जब बैटिंग करने आई ऑस्ट्रेलिया तो कहानी कुछ और थी। पहली ओवर में अर्शदीप ने वार्नर को आउट करके इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दी। उसके बाद मिचेल मार्श आए, उनके 2 कैचेस छूटे, एक कैच तक ऋषभ पंत पहुंच नहीं पाए और एक कॉटन बॉल चांस अर्शदीप ने छोड़ दिया। फिर दोनों ने मिलके जो मारना शुरू किया, ऐसे लगा कि हेड और मार्श इस मैच को सिंगल हैंडेडली ले जाएंगे। कुलदीप की इंट्रोडक्शन हुई, कुलदीप को मार्श ने एक बहुत ही प्यारा स्लॉग स्वीप मारा, पर अर्शदीप ने बाउंड्री पे शायद उस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच पकड़ा। उसके बाद आए मैक्सवेल, उन्होंने भी मैच को आगे चलाने की कोशिश की और जब लगा कि 8 ओवर में 81 रन ही रह गए हैं तो फिर शायद ऑस्ट्रेलिया वही करने वाला है जो आज तक इंडिया के साथ बड़े मैचेस में वर्ल्ड कप्स में करता आया है। वहां पे कुलदीप यादव के प्लान्स कुछ और थे। उन्होंने पहले तो मैक्सवेल को आउट किया
और उसके बाद अक्षर ने भी अपने जलवे दिखाए। जब बुमराह ने एक स्लोअर बॉल पे ट्रेविस हेड को वापस पवेलियन भेजा तो पूरे इंडियन खेमे में एक राहत की सांस आई। आसानी से इंडिया 24 रन से इस मैच को जीत के सेमीफाइनल में पहुंच गया और अफगानिस्तान से और इंडिया से हारने के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाया। सेमीफाइनल में भी एक रिवेंज स्टोरी इंडिया की ऑलरेडी वेट कर रही थी। वहां पे प्रोविडेंस स्टेडियम में जब इंग्लैंड को सामने देखा तो वही 2022 की नवंबर की वो रात याद आ गई जहां पे इंडिया को एक ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था। बैटिंग फर्स्ट करने इंडिया आई, फिर से विराट ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। वहां पे वो टॉपली की गेंद पे बोल्ड हुए, ऋषभ पंत भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, सैम करन की बॉल पे चलते बने, पर स्काई और रोहित उस तरह से खेल रहे थे जैसे कि पिछले मैच की इनिंग्स को उन्होंने खत्म ही नहीं किया होता। रोहित ने बहुत ही शानदार 50 स्कोर किया तो स्काई अपनी 50 से जस्ट चूक गए, दोनों आउट हुए, पर उसके बाद लोअर ऑर्डर ने इस टोटल को खींच के किसी तरह से 170 के पार पहुंचाया। उस पिच पे जहां बॉल ग्रिप कर रही थी, टर्न कर रही थी, लग रहा था ये टोटल शायद इंग्लैंड के थोड़े बियॉन्ड हो चुका है, पर पहले 3 ओवरों में बटलर के कुछ इरादे अलग थे। 26 रन आए और लगा शायद इंग्लैंड को मोमेंटम मिल चुका है। वहां पे पहले अक्षर ने बटलर को आउट किया था, तो 12 साल में T20I वर्ल्ड कप में ये एक पहला डिसमिसल था इंडियन बॉलर के द्वारा, क्योंकि 16 में मैच नहीं हुआ, 21 में मैच नहीं हुआ और 22 में उनकी एक भी विकेट नहीं गिरी थी। और उससे पहले जो डिसमिसल था वो डिंडा के नाम था। तो आप सोच सकते हैं कितने सालों की जर्नी कंप्लीट करी उस विकेट ने। बुमराह ने जब सॉल्ट को बहुत ही मास्टरफुल स्लो डिलीवरी पे आउट किया तब समझ आ गया कि यहां से इंग्लैंड के लिए वापसी करना इतना आसान नहीं होगा। फिर अक्षर और कुलदीप जुड़ गए। अक्षर ने 2 और विकेट्स ली और कुलदीप ने भी 3 विकेट जब निकाली तो इंग्लैंड की पूरी कमर टूट के रह गई। किसी तरह से टेल ने खींच तान के स्कोर को 100 के पार करवाया, पर जब 103 पे आखिरी विकेट गिरी तो क्लियरली लग रहा था कि वो सिर्फ एक औपचारिकता रह गई थी और इस मैच में कुछ ज्यादा बचा नहीं था। 68 रन की विक्ट्री और ऐसे लग रहा था कि रिवेंज नंबर 2 कंप्लीटेड और अब कारवां चला गया उसके बाद फिर से केनसिंगटन ओवल बारबाडोस की तरफ 29 को साउथ अफ्रीका से भिड़ने। इंडिया ने बैटिंग करने का निर्णय किया। पहले आए 3 शानदार चौके विराट कोहली के बल्ले से, उन्होंने अपने तेवर जाहिर कर दिए। उसी अगले ओवर में थोड़ा सा साउथ अफ्रीका ने एक्सपेरिमेंटेशन किया, महाराज को गेंद दी, पहली 2 बॉलों पे उनकी भी 2 चौके आए, 23 रन 8 गेंदों में हो गया। लगा कि इंडिया इस पावर प्ले को अलग लेवल पे आगे ले जाएगा, पर मैच से पहले एक प्रेडिक्शन बाउचर की याद थी। उन्होंने कहा था कि 45 पे 3 मुझे लग रहा है होना चाहिए, और ऐसा लगता है कि वो शायद भविष्यवाणी करने के मूड से आए थे। तब स्वीप खेलते हुए पहले रोहित शर्मा आउट हुए और उसके बाद रिवर्स स्वीप खेलते हुए वहां पे पंत भी आउट हुए डक पे। 23 पे 0, 23 पे 2 हो गया। और जब अपने फेवरेट स्कूप शॉट को खेलते हुए 34 पे 3 करवा के स्काई वापस लौटे तो ऐसा लगता था कि वो मैच अब एक तरफा हो जाएगा। वहां पे फिर से अक्षर को नंबर 5 पे भेजा गया, लगभग 50 की एक शानदार नॉक, 47 रन 31 गेंदों में, और 106 तक जब वो टोटल को ले गए तो लगा कि अब इंडिया को एक स्टेबिलिटी मिल सकती है। वहां पे कॉमिकल सा रनआउट, केयरलेस रनआउट, पर उसके बाद भी इंडिया ने मोमेंटम लूज नहीं किया। दुबे आए, दुबे ने रन मारे, फिर विराट ने भी अपनी 50 के बाद मोमेंटम गेन किया और शानदार 76 रन किए और इंडिया ने 170 के पार इस टोटल को किसी तरह से खींच के ले गए। जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आई तो खेमे में हल्की सी हलचल थी कि शायद इंडिया कहीं 10 रन पीछे तो नहीं रह गया, क्या ये कुछ और हो सकता है। स्टार्टिंग में ही बुमराह ने दिखा दिया कि वो इस फाइनल को जल्दी जाने नहीं देंगे। उन्होंने एक बहुत ही प्यारा आउट स्विंगर किया जिसमें रीजा हेंड्रिक्स को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कर सकते हैं। अगली ओवर में जब माकरम भी आउट हुए तो एक तरह से ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका कमर टूट गई है। पर डीकॉक और स्टब्स के थोड़े इरादे अलग थे। स्टब्स ने कुलदीप यादव को नेट्स में काफी खेला है, दिल्ली के लिए दोनों खेलते हैं, अक्षर को भी खेला और वो क्लियरली दिखा कि वो एक्सपेरिमेंट और वो एक्सपीरियंस उनके काम आ रहा है। 69 तक टोटल गया, फिर वो एक स्वीप मारने के चक्कर में आउट हुए, पर एंट्री हुई क्लासन की। अलग ही मूड में क्लासन आए और मार के इंडिया के धागे खोल के रख दिए। 106 की ही स्कोर पे जब अर्शदीप ने एक लेग साइड बाउंसर पे फाइन लेग रीजन में डी फाइन लेग पे डीकॉक को कैच आउट करवाया तो लगा कि शायद ये मैच बदल सकता है, पर मिलर जुड़े और उनके जुड़ने के बाद क्लासन के अलग ही तेवर दिखे। 6 ओवर्स 54 रन्स थे, वहां पे हार्दिक पांड्या के ओवर बचे हुए थे, पर फिर भी कप्तान ने थोड़ा सा रिस्क दिया, अक्षर को ओवर दिया, उनके एक ही ओवर में 24 रन। 5 ओवर 30 आधे इंडियंस ने टीवी सेट्स बंद कर दिए। बुमराह का कुछ और इरादा था, 1 ओवर 4 रन उन्होंने दिए। क्लासन की एक शानदार ताबड़तोड़ 50 पूरी हुई। फिर आया उस मैच का सबसे बड़ा मोड़। ऋषभ पंत ने इंजरी का एक एक्टिंग किया जिसके चलते मोमेंटम टूटा। 4 ओवर में
226 रन आउटसाइड ऑफ स्टंप, एक बहुत प्यारा स्लोअर बॉल कटर, हार्दिक पांड्या और क्लासन आउट। और उसके बाद ऐसा लगा कि मैच बदल गया। उसके अगले ओवर में मार्को यैनसन को एक बहुत प्यारी रिवर्स स्विंगिंग इन डिपर पे जब बुमराह ने बोल्ड किया तो एक तरह से ऐसा लगा कि शायद पूरी साउथ अफ्रीकन बैटिंग यूनिट की कमर सी टूट गई है। अर्शदीप ने भी पेनल्टीमेट 19th ओवर बहुत ब्रिलियंटली किया। आखिरी ओवर 16 रन रिक्वायर्ड थे, वहां पे सामने खड़े थे, जी हाँ, मिलर। हार्दिक पांड्या वाइड यॉर्कर करने गए, गलती से फुल टॉस हुई, तगड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ रीजन में, और जतिन सप्रू की वो कमेंट्री, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ, सूर्य कुमार यादव, जी हाँ, सूर्य कुमार यादव ने वहां पे वन ऑफ द आइकॉनिक कैचेस इन द इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री पकड़ा। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने किसी तरह से उस मैच को क्लोज किया और इंडिया जब इस मैच को जीता तो जश्न कुछ और था। रोहित शर्मा का रिएक्शन, सबका रिएक्शन, लोग रो रहे थे, प्लेयर्स रो रहे थे, फैंस रो रहे थे, अलग सा जश्न था। और इंडिया 17 साल के बाद T20 आई कप अपने नाम कर पाया। अलग जज्बात, पर उसके बाद जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट से अलविदा कहने का डिसीजन लिया और जड्डू ने भी उन्हें फॉलो किया तो फैन जहां एक तरफ बहुत खुश थे तो एक तरफ थोड़े निराश भी थे। पर ऐसा कप जिसके साथ बहुत सारी मेमोरीज जुड़ गई हैं, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, और 2026 में अब उम्मीद होगी कि इंडिया पहली ऐसी टीम बनेगी जो बैक टू बैक ट्रॉफी भी जीतेगी, घर पे ट्रॉफी भी जीतेगी और तीसरी ट्रॉफी भी जीतेगी। इतिहास हमारे फेवर में नहीं है, बट 2024 में भी किसी ने 30 बॉल 30 डिफेंड करने का सपना नहीं देखा था। तो क्या ऐसा हो पाएगा? आपका इसके बारे में क्या मानना है? प्लीज कमेंट सेक्शन में पक्का से बताएं, और इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें क्योंकि हमें भी उससे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। और बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।